हेलो। तो आज हम क्लास 7th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे जो कि पार्ट 2 है। हमने इससे पहले क्लास 6 की अतीत पार्ट 1 पढ़ी है और जो क्लास 7th का है वो अतीत पार्ट 2 है। तो आज हम क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं कितने चैप्टर हैं। ये मेन एनसीईआरटी ही है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो इसके चैप्टर देखते हैं हम। तो इसमें चैप्टर टोटल 10 चैप्टर हैं, जिसमें फर्स्ट है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। सेकेंड है नए राजा और उनके राज्य। थर्ड है दिल्ली के सुल्तान। फोर्थ है मुग़ल साम्राज्य के बारे में। और फिफ्थ है शासक और इमारतें। सिक्स नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। सेवन्थ में है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। एट्थ है ईश्वर से अनुराग। नाइन्थ क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। 10th है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो ये 10 चैप्टर है। तो ये हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 है क्लास 7 का 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो ये जो परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में दिया गया है। ये देखिए 18वीं सदी के आरंभ में गुइलाम द लिस्ले के अनुसार एटलस, ये उपमहाद्वीप का एटलस है। इसमें भारत का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा था। तो ये 18वीं सदी में इस तरह का भारत दिखाई देता था। अभिलेखागार किसे कहते हैं? तो ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज़ों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उसे अभिलेखागार कहा जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। वे आजकल के सरकारी अभिलेखागार हैं। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है यह एक लघु चित्र की प्रकृति है, जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इसमें देखिए आप 2 बुक्स दिखाई दे रहे हैं। तो जो ये है ये पांडुलिपि है और जो ये है बुक उसमें वो लिख रहा है। तो यह एक लघु चित्र प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है, मतलब उसको अपने अनुसार वो इसको लिख रहा है। और इसका आकार होता है सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर से 0.1 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कुछ है जो कि मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। इस छोटे आकार के इस लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। तो इसे मिनिएचर कहा जाता है या लघु चित्र कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों की स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। तो जो ये लिख रहा है वो इतने सुंदर होते थे कि इनको पांडुलिपियों से अलग करके उन्होंने बेचना प्रारंभ किया और इससे अपना इनकम लेते थे। ये देखिए कुछ लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। लिखावट की विभिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती थी। ये फारसी और अरबी में लिखा हुआ पांडुलिपि है। तो जो ये भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें नई तरह के खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और काफ़ी ये यहाँ पे शामिल हुआ। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत। तो राजपूत किसे कहते हैं? राजा का पुत्र। 18वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम
आमतौर पर योद्धाओं के एक समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। तो जो राजपूत हैं या राजपुत्र हैं उनको राजा का पुत्र कहा जाता था और यही उस समय राजा बनते थे और योद्धा भी यही थे, इन्हें राजपूत कहा जाता था। और पर्यावास, तो पर्यावास अगर पूछा जाए इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। तो सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है पर्यावास का तात्पर्य। ये जो डायग्राम है वहाँ पे दिखाया जा रहा है उस समय लाहौर, कन्नौज, मालवा ये सब भारत में कहाँ कहाँ पर थे। फर्स्ट में है सिविस्तान, सेकेंड उच्च, थर्ड में मुल्तान, फिर कलानौर, लाहौर ये सब यहाँ पे हैं। ये फर्स्ट है, ये सब हैं कलानौर, लाहौर ये सब इधर हैं भारत देश में। तो जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम अंडरलाइन करके पढ़ते जाएंगे। पूरे बुक्स को पढ़ना बहुत टाइम लगेगा। संरक्षक, कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान, अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे उसे संरक्षक कहते हैं। किसी की रक्षा करना, किसी को बचाना ये संरक्षक है। तो इसमें देखते हैं जो उलेमा, धर्मशास्त्री, जो विद्वान रहते थे, तो उसमें देखते हैं मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों या विधि सम्मत नेता मानते थे और जो कुछ सुन्नी थे वो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। तो खलीफा कौन कहलाते हैं? जो इस्लाम का जो प्रारंभ हुआ था, मुस्लिम धर्म जब प्रारंभ हुआ था तो उस धर्म का जो नेतृत्व करते थे उनको खलीफा कहा जाता था। और इसमें एक शिया थे, एक सुन्नी थे। शिया जो पैगंबर साहब के दामाद और जो सुन्नी थे वो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे, वो सुन्नी थे। शिया और सुन्नी के बीच में उस समय लड़ाइयाँ होती रहती थी। एक जो थे वो उनके परिवार के, उनके भाई के बेटे थे और एक जो थे उनके दामाद थे। तो इन दोनों के बीच में उनके पद के लिए लड़ाइयाँ होती रहती थी और वो चलती आई और दो भागों में बढ़ गया, शिया और सुन्नी। तो यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में बस इतना ही था कि क्या क्या थोड़ा परिवर्तन इस टाइप का। ये है नए राजा और उनके राज्य। यहाँ पे ये जो स्टार्ट होता है वो 13वीं सदी में मिनहाज ए सिराज के हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था अपनी किताब तबकाते नासरी में। ये देखिए यहाँ पे 7वीं और 12वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य यहाँ पे कौन कौन से थे? तो गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चंदेल, ये परमार, गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, इसको मतलब वही चौहान लिखा है, और चंदेल, कन्नौज ये सब यहाँ पे थे। यहाँ राष्ट्रकूट, साउथ में चोल, चेर, पांड्य, यहाँ पे ये सब इनका राज्य था और वह वहाँ के राजा थे। नए राजवंशों का उदय, तो 7वीं सदी के आते आते बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो ये आप याद रखिएगा, मातहत किसे कहा जाता है? ये जो है मातहत वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मातहत किसे कहते हैं? सामंत। मातहत को ही सामंत कहते हैं, जो राजा लोग उन्हें मान्यता देते थे।
अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर किसे कहते हैं, जो पूरे मंडल का महान स्वामी होता है, महामंडलेश्वर कहलाता है, ये अपने आप को घोषित कर देते थे उनकी सत्ता के अनुसार, संपदा के अनुसार। कभी कभी वे अपने स्वामी को आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे, मतलब अब हम अपने स्वामी से स्वतंत्र हैं, इस प्रकार से वो खुद ही दावा करते थे। और राष्ट्रकूटों देखते हैं उनका शुरुआत, वे कर्नाटक में चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और हराया, और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। तो हिरण्यगर्भ जो है उसको याद रखिएगा, वो क्या है, सोने का गर्भ। तो ये अनुष्ठान किया था किसने, राष्ट्रकूट राजा। उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदंब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। तो हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, गुर्जर प्रतिहार, और जो कि कर्नाटक में और राजस्थान में अपना राज्य स्थापित किए थे। देखते हैं राज्यों में प्रशासन। महाराजाधिराज किसे कहते हैं, जो राजाओं के राजा होते हैं, जो सबसे बड़े, मतलब जितने राजा हैं उनके भी राजा, तो उसको महाराजाधिराज कहा जाता है। त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीनों भुवनों का स्वामी, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। तो ये राजाओं ने ही धारण की थी, महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, अपने आप को राजाओं का राजा या तीन भुवनों का स्वामी, इस तरह की उपाधियां वो धारण कर लेते थे। जो चित्र दिखाई दे रहा है, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र है, जहाँ पर विष्णु भगवान को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है। इनका आधा भाग पुरुष और आधा भाग सिंह के आकार का दिखाया गया है इसमें। नेक्स्ट है, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था उसे वेट्टी कहा जाता था। जैसे जो किसान थे वो टैक्स भरते थे, इस प्रकार का। तो जो चोल वंश में ये हुआ, तो जो वेट्टी किसे कहते हैं, नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में, मतलब बलात् श्रम इसको बोल सकते हैं, उस रूप में जो श्रम लिया जाता था उसको वेट्टी कहते हैं। जबरन श्रम और कदमाई यानी भू राजस्व थे। जो यानी जबरन श्रम का कदमाई यानी कि भू राजस्व थे, चाहे भू राजस्व थे लेकिन जबरन श्रम के रूप में ये लेते थे। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रायः वंशानुगत होती थी। तो राजस्व वसूली के लिए जो पदाधिकारी की नियुक्ति होती थी वो वंशानुगत ही होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। राजा एक बार जिसे सेना नियुक्त कर देता था, जो उनके सगे संबंधी थे और उनका वंश ही चलता रहता था इस तरह के कामों में। प्रशस्ति और भूमि अनुदान। राजा लोग प्रायः ब्राह्मण को भूमि अनुदान एवं पुरस्कृत करते थे। राजा पूरा राजकोष उन्हीं के पास रहता था, सबसे धनी, तो वे प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिया जाता था, और जो ये किसी को दान दक्षिणा करते थे वो ताम्र पत्रों पर लिख दिया जाता था। ये देखिए जो दिखाई दे रहा है ये ताम्र पत्र है। ये यहाँ पे ये ब्लैक अक्षरों में छोटे छोटे लिखे हुए हैं, तो इसको ऐसे गूंथ दिया गया है एक जगह। संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी में
एक शासक के द्वारा दिए हुए भूमि अनुदान का उल्लेख किया गया है। तो ये 9वीं सदी में एक शासक ने जितने भूमि अनुदान में दिए थे उनका उल्लेख किया गया है और उसे एक कड़ी में पिरो दिया गया है। और इसमें राजसी मुहर लगाया जाता था कि यह प्रमाणिक दस्तावेज है, ऐसे ही फेक नहीं है। तो यहाँ पे इन लोग मुहर लगाते थे। भूमि के साथ और क्या क्या दिया जाता था, तो ये भूमि के साथ इन्होंने सिर्फ भूमि नहीं, उसके साथ बहुत कुछ देते थे। फलदार वृक्ष, बगीचे, पेड़, कुएं, ये सब भी देते थे। 12वीं शताब्दी में एक वृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया। तो जो संस्कृत काव्य रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है, इसे कलहण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। तो एक कलहण थे, वो रचयिता थे, उनके द्वारा यह बृहद संस्कृत काव्य रचा गया जिसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास का उल्लेख किया गया है, जो कि 12वीं सदी में रचा गया था। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। तो गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, ये तीनों कन्नौज के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहे। इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। गुर्जर, प्रतिहार एक साथ थे, राष्ट्रकूट और पाल ऐसे 3 थे। तो ये तीनों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी कन्नौज पर अपने अधिकार के लिए, इसलिए इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। तो जब भी कोई शासन जीतता था तो कोई बड़ी मंदिर, मस्जिद इस प्रकार का बनवाते थे। सबसे बड़ा मंदिर हमारा है, सबसे बड़े शासक हम हैं, ऐसे करके। तो बड़े बड़े जो शासक थे वो अपने राज्य में, जीते हुए राज्य में मंदिर, इस प्रकार के धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाते थे। अफ़गानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। तो ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप पर हर साल हमला करता था। उसका निशाना था, कौन कौन से थे देखते हैं। संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था, क्योंकि संपन्न मंदिर जो है, जो बहुत बड़ी मंदिर है जहाँ पे अधिक धन इकट्ठा होता है, तो यहाँ पे इसका निशाना था, इसका उद्देश्य था उसको लूटना। तो महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। तो वहाँ पे गजनी सोमनाथ मंदिर से बहुत सारे धन इकट्ठा करके ले गया, लूट के ले गया और उसको गजनी में एक राजधानी के निर्माण में खर्च किया। इसने वैभवशाली राजधानी बनवाया। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था और उसने अल-बरूनी नामक एक विद्वान को उपमहाद्वीप का लेखा जोखा के लिए काम सौंपा। तो जो सुल्तान महमूद यहाँ पे जीता, लेकिन उसके बारे में वो जानना चाहता था, अपने का जितना जीता उसके बारे में पूरा डिटेल। तो उसने एक अल-बरूनी, एक लेखक को भेजा और एक विद्वान को, जो सारा लेखा जोखा उपमहाद्वीप का करके आए। तो जो अल-बरूनी था उसने अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद है, जो कि आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। तो जो चौहान थे दिल्ली और आसपास के क्षेत्र पर ये शासन करते थे। तो चौहानों में देखते हैं प्रसिद्ध शासक कौन था। पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192 तक, जिसने सुल्तान महमूद गौरी के नामक अफगान शासक को 1191 में हराया। तो पृथ्वीराज तृतीय ने महमूद गौरी
नामक अफगान शासक को 1991 में हराया, लेकिन दूसरे साल ही 1192 में उसके हाथों हार गया। तो जो चौहान वंश का शासक था पृथ्वीराज तृतीय, इसने महमूद गौरी को हराया, लेकिन दूसरे साल ही वह महमूद गौरी से हार गया। 1191 और 1192 में लड़ाई हुई थी। ये चोल राज्यों के बारे में, चोल राज्यों का मैप दिखाया है। तो चोल ये साउथ में था, चोल, चेर और पांड्य। उदयपुर से तंजावुर। चोल वंश सत्ता में कैसे आया देखते हैं। मुखिया परिवार की सत्ता। उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा किया। तो जो उरियार चोल वंशी के मुखिया थे, उन्होंने मुटरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा किया और उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। तो चोल राजा ने ही तंजावुर शहर को और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया था। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता। तो जो राजा विजयालय थे, उनके उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता। उसका राज्य अपने क्षेत्रफल में वहाँ आसपास के क्षेत्रों को जीता। तो उसका जो राज्य था वो क्षेत्रफल में बढ़ा और वहाँ पर उसकी शक्ति का भी विस्तार हुआ। इस प्रकार दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव इस इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। तो जो चोल था वो पांड्य और पल्लव के जो इलाके थे, उनको भी वो अपने राज्य का हिस्सा बना लिया, पांड्य और पल्लव को। तो राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना। तो 985 में राजा बना राजराज प्रथम, जो कि चोल शासक, शक्तिशाली चोल शासक था। और राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को, राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा था। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। जिस तरह से चोल राजा विजयालय आसपास के इलाकों को जीतता था, अपनी शक्ति का विस्तार, क्षेत्रफल का विस्तार करता था, अब इसी प्रकार से उसका पुत्र राजराज प्रथम ने भी अपने पिता के जो नीतियाँ थीं उनको जारी ही रखा। और इस प्रकार उन्होंने श्रीलंका और पूर्वी एशिया देशों में गंगा घाटी में उन्होंने हमला किया। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियाँ। तो उस समय के भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियाँ देखते हैं। राजराज के समय राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के, ये साउथ के मंदिर हैं। गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला से एक चमत्कार हैं। तो आप देखेंगे साउथ के मंदिर बहुत ऊंचे रहते हैं, उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा रहती है। प्लस वहाँ पे जो डिज़ाइन किया जाता है वो उस समय इतनी बारीकी से, इतने अच्छे से डिज़ाइन किया जाता था। और कलर, वहाँ पे कलर भी बहुत अच्छे पेंट किए जाते थे या पत्थरों का उपयोग किया जाता था। तो चोल मंदिर में देखते हैं, ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों के द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए। तो जो चोल मंदिर थे, तो वहाँ पे शासक के लोग या वहाँ के अन्य निवासी जो थे वो भी भूमि देते थे, जिससे कि ये संपन्न हो गए और शिल्प उत्पादन का केंद्र भी था। ये देखिए गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर। यहाँ पे कुछ लिखा है, छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है, ये बेस इसका चौड़ा रहता था, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसकी चौड़ाई कम होती जाती थी। तो छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखिए। तो यहाँ पे दीवारों पे पत्थर की मूर्तियाँ बनाकर उनको यहाँ पे सजाया गया है, उनको लगाया गया है पत्थरों में डिज़ाइन बनाकर।
ये गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है जिसे किसने बनवाया? राजराज और राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाया गया है। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं में गिनी जाती हैं। ये जो प्रतिमा दिख रही है वो कांस्य प्रतिमाएं हैं चोल वंश का। तो ये सिर्फ हम पूजा आराधना में ही नहीं, वहाँ पे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। और यहाँ पे ये कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम सबसे महत्वपूर्ण था। और उस समय जो चोल कांस्य प्रतिमाएं थी वो पूरे विश्व में सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती थीं। लेकिन जो ज़्यादा प्रतिमाएं थीं वो देवी देवता की प्रतिमाएं थे। साम्राज्य का प्रशासन। किसानों की बस्तियां को ऊर कहा जाता था। ऊर किसे कहते हैं ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। ऊर किसे कहते हैं? किसानों की बस्तियों को ऊर कहा जाता है। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता है। और जो गांवों के समूह हैं उनको नाडु कहा जाता था। किसानों की बस्तियों को ऊर कहा जाता था और गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। इनका कार्य न्याय करना और कर वसूलना था, ग्राम परिषद और नाडु का। तो वे लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। जो वे लाल जाति थी वो यहाँ पे जो केंद्रीय चोल सरकार थी उसका देखरेख, नाडु के कामकाज का पूरा इसको आइडिया था और वो पूरा नियंत्रण कर लेता था। धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंदवेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, मुवेंदवेलन कहते हैं उसे, जो कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान या अरियार। अरियार किसे कहते हैं? प्रधान जैसी उपाधियां दी। तो मुदिवेलन और अरियार जो धनी भूस्वामियों थे उनको चोल राजाओं ने ये सम्मान दिया था। ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। ये राजा ब्राह्मणों को दान देते रहते थे। भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ था। तो ये चैप्टर 2 था। चैप्टर 3 में है दिल्ली के सुल्तान। इसमें दिल्ली के सुल्तान के बारे में 13वीं सदी से 13वीं सदी से ये है स्टार्ट। तो इसमें हम देखते हैं दिल्ली के शासक आरंभिक 12वीं शताब्दी में तोमर, अनंग पाल, चौहान में पृथ्वीराज चौहान, तुर्की शासक में प्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया सुल्तान 1236 से 1240, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 और 1287 के बाद फिर खलजी वंश आता है। यहाँ पे जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी, उसके बाद तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, सैयद में खिज खान जो कि 1414 में
आते हैं 1421 तक। फिर लोधी वंश में बहलोल लोधी 1451 से 1489। तो सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? सिक्कों के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से, स्थापत्य के माध्यम से इनके बारे में जानकारी मिलती है। ये पांडुलिपि तैयार कर रहे हैं, उसके 4 चरण बताया गया है। यहाँ पर तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। ये गांव में शायद कभी रहते हों, लेकिन ये दिल्ली में ही रहते थे। और जो लेखक थे अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। जन्मसिद्ध अधिकार किसे कहते हैं? यहाँ पे जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद वर्ड यूज हुआ है, तो इसमें जन्मसिद्ध अधिकार, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। जो कुछ लोग मानते थे कि जो नीचे कास्ट का व्यक्ति है और कुछ खास परिवार में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। और लिंग भेद, इसमें स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर, स्त्रियों और पुरुषों में ये भेदभाव करते थे। और इनके अनुसार जो पुरुष हैं वो स्त्रियों से श्रेष्ठ हैं, ये ऐसा मानते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। तो जो रजिया थी वो 1236 में सिंहासन पर बैठी। और उस युग के इतिहासकार कौन थे? मिन्हाज ए सिराज मिन्हाज ए सिराज। तो 13वीं सदी में मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। उनकी किताब थी तबकाते नासरी में सबसे पहले इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। क्लास 6 में हमने पढ़ा था भारत और इंडिया देश का नाम कैसे पड़ा, और ये बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का भी प्रयोग किया था। और ये कैसे पड़ा? तो यूनानी ने इसको इंडस कहा, और इंडस से इंडू, और इंडू से सिंधु नदी के कारण इंडू हुआ इसका नाम। फिर इंडू से हिंदू, और हिंदू के रहने वाले स्थान को हिंदुस्तान कहा गया। स्थान मतलब स्थान वही, तो उसको हिंदुस्तान कह दिया गया। और इस ऐसे शब्द का इस्तेमाल हुआ और फिर हिंदुस्तान नाम पड़ा। तो इसमें मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। इस प्रकार इन्होंने 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया, क्योंकि वो एक स्त्री थी, इसलिए वहाँ पे लिंग भेद था, मतलब स्त्री शासन नहीं कर सकती। दिल्ली सल्तनत का विस्तार। ये देखिए दिल्ली सल्तनत का विस्तार, यहाँ पे बहुत कुछ नाम दिए गए हैं। कासली, सांभामानक, मंदोर, हांसी, दिल्ली, सरस्वती, तबरा हिंद, बारन, बारवाला, सुनाम, कोराम, कोल, ये सब दिल्ली सल्तनत का विस्तार है। तेरहवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासक गैरीसनों
गैरिसन किसे कहते हैं? रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों का उनका नियंत्रण न के बराबर था। तो जो सुल्तान थे वो शहरों के भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। गैरिसन शहर किसे कहते हैं? किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं उनको गैरिसन शहर कहते हैं। और भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें, जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें, वह है भीतरी प्रदेश। तो भीतरी प्रदेश में जो यहाँ के सुल्तान थे उनका नियंत्रण न के बराबर यहाँ पे था। इस प्रकार जो भी कोई बाहर से आते थे विदेशी, वो यहाँ पर चुनौती देते थे और इनको कमजोरी का आभास मिलने पर ये विद्रोह करने के लिए अपना झंडा खड़ा कर देते थे। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में भी हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं, भीतरी प्रदेश अलग है, भीतरी सीमा अलग है। भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था कि गैरिसन शहर जो किलेबंदी बसाव जहाँ सैनिक रहते थे वहाँ पर गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। और इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे हम इसको यहाँ की स्थिति को मजबूत करें। शिकारी संग्राहकों को तथा चारवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। उन्होंने कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया और जमीन को किसानों को दे दिया। इस प्रकार से व्यापार मार्गों की सुरक्षा, क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले गैरिसन शहर और शहर बनाया। उन्होंने गैरिसन शहर बनाया मतलब किलेबंद सैनिकों का शहर, और नॉर्मल शहर बनाया। क्षेत्रीय व्यापार, वहाँ की सुरक्षा, मार्ग, इसके लिए ये सब इन्होंने किया। तो दिल्ली सल्तनत की सेना जो शुरू में थी वो कमज़ोर थी, लेकिन 150 साल के बाद ये जब मोहम्मद तुगलक का काल था उस समय ये एक उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र और युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था और इसने जो शत्रुओं की सेना थी उसको परास्त कर चुका था और शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया था। तो ये तब इसकी सेना कमज़ोर नहीं थी क्योंकि उन्होंने शत्रुओं को हरा लिया था। यहाँ पे सैनिक अभियान गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर, मांडो, देवगिरी, होयसल, तंजावुर, वारंगल इस तरह से चला था। ये जो दिख रहा है वो इनके द्वारा 12वीं सदी की आखिरी दशक में बनाया गया था कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। ये मस्जिद का चित्र दिखाई दे रहा है, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, और उसकी ये मीनारें हैं। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। तो यह दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके द्वारा यह बनाया गया था। यह मस्जिद है। और इतिहास में इस शहर को दिल्ली कुहना किसे कहते हैं? पुराना शहर को दिल्ली कुहना कहा गया। और इस मस्जिद को इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका विस्तार किया था। इसमें मीनार हैं जिसमें
3 सुल्तानों ने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी यह मीनार। मस्जिद, मस्जिद किसे कहते हैं? तो मस्जिद उस स्थान को कहते हैं जहाँ की जो मुस्लिम है वो नमाज अदा करते हैं, उसको उस स्थान को मस्जिद कहा जाता है। जैसे कि लोग मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान करते हैं, उसी तरह से वो वहाँ पे नमाज अदा करते हैं और अपने जो गॉड हैं उनको उनसे प्रेयर करते हैं, उसको मस्जिद कहा जाता है। जो अल्लाह है उनके सामने नमाज पढ़ते हैं। और इमाम विद्वान पुरुष को इमाम नेता के रूप में वहाँ पे चुना जाता था। इमाम जो है वो शुक्रवार को नमाज के दौरान धर्मोपदेश या खुतबा भी देता था। तो जो खुतबा शब्द है इससे एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो खुतबा क्या है? धर्मोपदेश। ये मुस्लिम जो इमाम रहते थे, मुस्लिमों के विद्वान पुरुष जो रहते थे उनके द्वारा धर्मोपदेश दिया जाता था, जिसे खुतबा कहा जाता था। इस प्रकार नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ, जो कि पश्चिम की ओर है, इसलिए वो पश्चिम की ओर मुँह करके बैठते या खड़े होते हैं और उधर ही मुँह करके वो उधर सामने करके वो नमाज अदा करते हैं। और मक्का की दिशा को किबला कहा जाता है। कभी पूछा गया किबला क्या है? किबला तो मक्का की ओर जो दिशा करते हैं, जो मक्का मदीना है, तो जो मक्का की ओर जो दिशा है उसे ही किबला कहा जाता है। और ये जो मस्जिद है वो बेगमपुरी मस्जिद है। जब मोहम्मद तुगलक के समय दिल्ली में उसकी राजधानी थी, जिसे यहाँ पे मस्जिद के तौर पर ये बनाई गई है मोहम्मद तुगलक के समय। और ये मोठ का मस्जिद है, इसे सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनाया गया है। मोठ का मस्जिद। सभी जैसे कि जो हिंदू धर्म के थे वो अपने शासनकाल में अपने राज्य में जहाँ जीतते थे, जहाँ उनकी शासन रहती थी, वहाँ वो मंदिरों का निर्माण करते थे बड़ी बड़ी। उसी प्रकार जो मुस्लिम थे वो मस्जिदों का निर्माण करते थे, जिससे कि वो किस समुदाय के हैं श्रद्धालु वो उनका बोध हो। और इसके बाद वो कितनी उनमें मतलब संपत्ति है, कितना उनका वहाँ पे प्रशासन है, इस प्रकार वो अपनी शक्तियों के इजहार के लिए इस प्रकार से मस्जिद बनवाया करते थे और अपने धर्म से जुड़ी हुई बातों के लिए। इस प्रकार खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन। तो जब दिल्ली के आरंभिक में सुल्तान इल्तुतमिश और सामंतों जमींदारों के साथ अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना से अधिक पसंद करते थे, तो वो इन गुलामों को फारसी में बंदगा, तो बंदगा शब्द याद रखिएगा। बंदगा किसे कहते थे? जो ये गुलाम थे उनको बंदगा कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें खरीदते बेचते थे, खरीद बिक्री इनकी की जाती थी गुलामों की। और इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। बेटों से बढ़कर गुलाम, ये गुलाम पे बहुत भरोसा करते थे। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते थे। जो खलजी और तुगलक के समय ये बंदगा का इस्तेमाल करते थे, जो गुलाम होते थे उनका इस्तेमाल करते थे और अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसा नहीं है कि जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको इन्होंने पद नहीं दिया, उन्हें भी ये ऊंचे पद पर बैठाया और ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा भी होने लगी थी। आश्रित, यहाँ पे आश्रित जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो उस पर निर्भर रहता। आश्रित शब्द जो है उसका सबको अर्थ पता ही होगा, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहना आश्रित कहलाता है।
इसमें बताया गया है कि खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक नया शब्द आया है, इक्ता। तो जो भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया, ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले को इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। तो इक्ता, इक्तादार, इक्ता, इक्तदार या मुक्ति, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इस वर्ड को भी याद रखिएगा। इक्ता कहलाता है जो इलाके के भिन्न भिन्न आकार के इलाके के सूबेदार जो थे वो उनको इक्ता कहलाते थे, और जो इनको संभालने वाले थे उनको इक्तदार या मुक्ति कहलाते थे। तो इक्तदार या मुक्ति दोनों समानार्थी हैं। और मुक्ति का काम क्या था? जो सूबेदार नियुक्त किए जाते थे उनका मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो जो इनका एरिया था वहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखना, और अगर कुछ युद्ध होता है तो वहाँ पे सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व वसूली किया करते थे। इनका वेतन क्या था कि अपने इलाके में ये राजस्व की वसूली करें। जो मुक्ति या इक्तदार होते थे वो मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। क्योंकि कोई भी अगर वंश परंपरा के अनुसार चलता है तो वो तानाशाही करते हैं, क्योंकि उनको कोई भी डर नहीं रहता। इस प्रकार से ये इक्तेदार को बहुत ही कम समय के लिए रखते थे, मतलब इसमें वंश परंपरा लागू नहीं होती थी, जिससे कि वो अपना काम सही से कर सके और उसका स्थानांतरण भी कर दिया जाता था। उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता था। और उस समय 3 तरह के कर थे। एक था कृषि कर, दूसरा मवेशी कर और तीसरा इनका होम टैक्स था। तो कृषि कर में खराज भी है जो पूछा जाता है। खराज शब्द का अर्थ याद रखिएगा, कृषि पर जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था वो खराज कहा जाता है। कृषि पर कर खराज कहा जाता है। जो किसान की उपज का लगभग 50% कर कृषि पर किसान देते हैं वो खराज कहा जाता है। दूसरा कर था मवेशियों पर, तीसरा था घरों पर। तो ये तीनों तो इस क्लास में इतना ही याद रखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। था। और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, चंगेज खां के जिससे इसमें नेतृत्व जितने में वीडियो मंगोलों अपलोड ने होंगे 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्सियाना जो कि वर्तमान में उज़्बेकिस्तान है उस पर हमला किया। किसने? मंगोलों ने हमला किया और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो चंगेज़ खान। और इसके बाद उन्होंने दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा, पहले उज़्बेकिस्तान में ट्रांसआक्सियाना में और उसके बाद दिल्ली सल्तनत में। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक का शासन था उस समय मंगोल के धावे बढ़ गए थे। बार बार ये आक्रमण करते थे। कहाँ? दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली में 2 बार आक्रमण हुए, 1299 1300 और 1299 से 1299 से 1300 और 1302 से 1303 तक ये आक्रमण किए। या 1299 से 1300 और 1302 से 1303 तक ये आक्रमण किए, मतलब 2 बार इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण किए। उसी प्रकार मोहम्मद तुगलक के समय भी प्रारंभिक वर्षों पर यहाँ पे मंगोलों ने आक्रमण किया, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने उनको हरा दिया था और अलाउद्दीन खिलजी ने भी हरा दिया था।
तो देखते हैं 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। 15वीं और 16वीं शताब्दी में तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। जो तुगलक वंश थे उसके बाद यहाँ पे लोधी वंशों का राज्य रहा। कहाँ? दिल्ली आगरा में सैयद और लोधी वंश का राज्य रहा। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नई शासक समूह उभरे। तो जो अफगान और राजपूत थे वो 1526 ईस्वी के आसपास ये शासक समूह उभरे। यहाँ पे 3 श्रेणियाँ, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध, तो इनके बारे में बताया गया है। एक था 3 वर्गों में, जो 3 श्रेणियाँ हैं उसमें एक था प्रार्थना करने वाला वर्ग, दूसरा था युद्ध करने वाला वर्ग और तीसरा था खेती करने वाला वर्ग। ये फ्रांस ने सूत्रबद्ध किया था। ईश्वरीय शांति, ईसाई धर्म का एक समूह संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा में प्रसार में इनका उपयोग करता था। तो यह है ईश्वरीय शांति। और नाइट किसे कहते हैं? नाइट मतलब योद्धा। तो कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड धर्म युद्ध, क्रूसेड शब्द याद रखिएगा, इसे बोलते हैं धर्म युद्ध कहा गया। तो यह यरूशलेम पर कब्जा कर रखे थे उसके अगेंस्ट युद्ध चला, एक श्रृंखला चली जिसे धर्म युद्ध कहा गया। और नाइट किसे कहा जाता है? तो योद्धाओं को।